बाहर का दृश्य ऐसा था जैसे प्रकृति आज किसी विनाशकारी तांडव पर उतारू हो। बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि पानी की धारें ऐसी गिर रही थीं जैसे आसमान किसी का कर्ज चुका रहा हो। बिजली की कड़कड़ाहट बीच बीच में उस घने जंगल को कुछ पलों के लिए दूधिया उजाले से भर देती थी, जिससे सामने खड़ी लाल हवेली की डरावनी आकृति और भी भयावह दिखाई देती। आर्यन ने अपनी जीप के वाइपर तेज कर दिए, लेकिन वे भी इस मूसलाधार बारिश का सामना करने में असमर्थ थे। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की। बगल की सीट पर बैठी मीरा खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखें खौफ और जिज्ञासा के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे जीवित होंगे? मीरा की आवाज हल्की थी, लेकिन सन्नाटे में वो किसी खतरे की घंटी जैसी गूंजी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डैशबोर्ड पर रखी उस पुरानी, जिल्द फटी हुई डायरी को छुआ। ये उसके पिता प्रोफेसर विक्रम की आखिरी निशानी थी, जो 3 साल पहले इसी हवेली के पास से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी, लेकिन आर्यन का अंतर्मन जानता था कि उसके पिता कहीं गए नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी ने या किसी चीज ने खींच लिया था। मीरा, आर्यन ने गाड़ी रोकी। हवेली के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के भारी गेट अब जंग खाकर जर्जर हो चुके थे। मेरे पिता ने डायरी में लिखा था कि यह हवेली कोई इमारत नहीं है, ये एक जीवंत इकाई है। वो सांस लेती है, वो सोचती है, और सबसे खतरनाक बात, वो भूखी है। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई। वो एक पुरातत्वविद थी। उसने दुनिया भर के प्राचीन खंडहर देखे थे, लेकिन लाल हवेली के बारे में जो किंवदंतियां उसने सुनी थीं, वे उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भारी पड़ रही थीं। विक्रम अंकल की डायरी कोई कोरी कल्पना नहीं हो सकती, आर्यन। लेकिन विज्ञान ये नहीं मानता कि ईंट और पत्थर कभी किसी को अपना शिकार बना सकते हैं। विज्ञान अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाता जो अंधेरे में पनपती हैं। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उस हवा में नमी के अलावा एक अजीब सी गंध थी, पुरानी सड़ी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जिसे पहचानना मुश्किल था। क्या वो खून की गंध थी? आर्यन ने अपने दिमाग से इस विचार को झटक दिया। दोनों ने टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली किरणें उस विशालकाय गेट पर पड़ी। गेट पे नक्काशी थी, तड़पते हुए इंसानों की आकृतियां। वे कोई कलाकृति नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पत्थर में कैद कर दिया गया हो। देखो, मीरा ने एक नक्काशी की ओर इशारा किया। ये आकृतियां, ये सब अलग अलग युग के लग रहे हैं। ये 18वीं सदी के कपड़े हैं, और ये तो आधुनिक युग के लग रहे हैं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वो आगे बढ़ा और गेट के हैंडल को छुआ। ठंडे लोहे ने उसके हाथों को जैसे जमा दिया। उसने एक जोरदार झटका दिया। उम्मीद थी कि गेट चरमरा कर खुलेगा, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल विपरीत था। गेट जैसे कोई सजीव प्राणी हो, बिना किसी आवाज के पूरी तरह से खुल गया। हवेली का आंगन सामने था। वो साधारण नहीं था। आंगन में घास नहीं थी, बल्कि काली राख की एक मोटी परत बिछी हुई थी। और जैसे ही आर्यन का पैर उस राख पर पड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। आर्यन, रुकना! मीरा की आवाज में डर साफ था, लेकिन आर्यन रुक नहीं सकता था। उसे सामने हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक रोशनी दिखी। एक मोमबत्ती जल रही थी। हवेली के अंदर, जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था, वहां देखो। उसने अपनी टॉर्च उस रोशनी की ओर घुमाई। उस मोमबत्ती की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। एक इंसान जो दरवाजे के पीछे खड़ा था और उनकी ओर देख रहा था। परछाई का आकार बहुत लंबा था और उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। आर्यन ने अपना बैग संभाला। डरने का समय नहीं है, मीरा। हम यहां सच जानने आए हैं। अगर मेरे पिता यहां हैं, तो हम उन्हें वापस ले जाकर ही रहेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उनके पीछे का गेट, जो अभी अभी खुला था, बड़ी तेजी से बंद हो गया। धड़ाम! उस आवाज ने सन्नाटे को ऐसे तोड़ा जैसे कांच के टुकड़े बिखर गए हों। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक ऊंची दीवार थी जिस पर लाल रंग के अजीब निशान उभर रहे थे। वे फंस चुके थे। दरवाजा गायब था। जहां कुछ पल पहले लकड़ी का विशाल पल्ला था, अब वहां सिर्फ एक अखंड दीवार थी, जो पुरानी खुरदरी ईंटों से बनी थी। आर्यन ने अपना हाथ दीवार पर रखा। वो सख्त थी, पत्थर जैसी, लेकिन स्पर्श करते ही उसे महसूस हुआ कि दीवार ठंडी नहीं, बल्कि मामूली रूप से गर्म है, जैसे किसी जीवित शरीर का तापमान हो। ये कैसे हो सकता है? मीरा की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर घुमाई। आर्यन, देखो, दीवार पर कोई जोड़ नहीं है। यहां कोई दरवाजा था ही नहीं। आर्यन ने अपनी सांसें थामी। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर की। छत बहुत ऊंची थी और अंधेरे में खोई हुई थी। दीवारों पर लगे हुए पुराने, धूल से सने हुए पेंटिंग्स में बने चेहरों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। यहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन था,
जैसे ऑक्सीजन की जगह कहीं और से आई हुई ठंडी बसी हुई सांसें खुली हों। शांत हो जाओ मीरा, आर्यन ने उसे अपने पास खींचा। अगर यह हवेली चक्रव्यूह है तो इसका एक केंद्र सेंटर भी होगा। मेरे पिता ने डायरी में लिखा था कि रास्ता दीवारों में नहीं, परछाइयों में छिपा है। मीरा ने चारों ओर देखा। हवेली के अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर ये एक खंडहर लगती थी, लेकिन अंदर अंदर ये किसी मृत राजा का आलीशान महल लग रहा था। बड़े बड़े झूमर जो अब धूल और जालों से लदे थे, छत से लटक रहे थे। फर्श पर बिछा हुआ लाल कालीन जगह जगह से फटा हुआ था और उसके नीचे से अजीब सी काली दरारें दिखाई दे रही थीं। देखो वहां, मीरा ने एक गलियारे की ओर इशारा किया। गलियारे के अंत में एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक लालटेन रखी थी। वो लालटेन अभी भी जल रही थी और उसकी लौ नीली थी। वे दबे पांव उस मेज की ओर बढ़े। हर कदम के साथ फर्श से चर्र चर्र की आवाज आ रही थी जो पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही वे मेज के करीब पहुंचे, आर्यन की नजर मेज पर रखी एक वस्तु पर पड़ी। उसकी धड़कनें रुक सी गईं। वो उसके पिता का चश्मा था, वही चश्मा जो उन्होंने उस रात पहन रखा था जब वे लापता हुए थे। चश्मे का एक कांच टूटा हुआ था और उस पर खून के सूखे हुए धब्बे थे। पिताजी? आर्यन के मुंह से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। उसने कांपते हुए हाथ से चश्मा उठाया। चश्मा अभी भी गर्म था। आर्यन, रुको। मीरा ने उसे जोर से पीछे खींचा। क्या हुआ? नीचे देखो। मीरा ने अपनी टॉर्च फर्श पर डाली। वहां धूल भरी जमीन पर धूल को हटाकर कोई कुछ लिख रहा था। निशान ताजा थे, जैसे अभी अभी किसी ने अपनी उंगलियों से लिखे हों। वहां लिखा था, भागो। आर्यन और मीरा एक साथ पीछे हटे। तभी पूरी हवेली में एक अजीब सी गूंज उठी। ये किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी मशीन चल रही हो। दीवारों के अंदर से पाइपों के टकराने की आवाजें आने लगीं और अचानक छत से लाल रंग का कुछ रिसने लगा। वो पानी नहीं था, वो चिपचिपा, गाढ़ा और गहरा लाल था। खून! मीरा चीखी। छत से टपकने वाला पदार्थ फर्श पर गिरते ही एक भाप छोड़ रहा था। आर्यन ने बिना सोचे मीरा का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू किया। हमें किसी कमरे में छिपना होगा, आर्यन चिल्लाया। वे गलियारे में भागने लगे, लेकिन जितनी तेजी से वे भाग रहे थे, गलियारा उतना ही लंबा होता जा रहा था। यह कोई सामान्य गलियारा नहीं था, यह एक अंतहीन लूप की तरह था। वे जिस दरवाजे को पार कर रहे थे, वे फिर से उसी जगह पर पहुंच रहे थे जहां मेज और चश्मा था। हम वापस वहीं आ गए, मीरा हांफते हुए बोली। आर्यन, यह जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने याद किया पिता की डायरी के आखिरी शब्द। लाल हवेली का चक्रव्यूह तर्क से नहीं, समर्पण से सुलझता है। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी हथेली पर एक हल्का सा कट मारा। क्या कर रहे हो? मीरा चिल्लाई। आर्यन ने खून से सनी अपनी हथेली को दीवार पर रख दिया। अगर इसे खून चाहिए तो ये मेरा खून ले, बस हमें रास्ता दिखा। जैसे ही आर्यन का खून दीवार के संपर्क में आया, दीवार में एक जोर की धमक ठुड़ हुई। अचानक दीवार के बीचों बीच एक दरार पड़ी और वो पत्थर की तरह पीछे खिसक गई। अंधेरे से एक और गलियारा खुल गया था जो नीचे की ओर जा रहा था, तहखाने बेसमेंट की तरफ। हवा में से सीलन की जगह अब सड़ी हुई चीजों की बदबू आने लगी थी। हमें नीचे जाना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मीरा डरी हुई थी, लेकिन उसने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा। वे दोनों उस अंधेरी सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे जो उन्हें पाताल जैसी गहराई में ले जा रही थीं। तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं, लेकिन वे अजीब तरह से ढलान वाली और फिसलन भरी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वे किसी विशाल जीव के गले से नीचे उतर रहे हों। हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और घुटन इतनी थी कि फेफड़ों में सांस लेना किसी वजन उठाने जैसा लग रहा था। आर्यन, रुको, मीरा ने पीछे से उसका हाथ खींचते हुए कहा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सा आक्रोश भी था। तुमने अभी अभी अपनी हथेली काट दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? यह पागलपन है। अगर हम यहां मर गए तो कोई हमें ढूंढने भी नहीं आएगा। आर्यन सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मीरा को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखी थी, एक जिद्दी, लगभग जुनूनी चमक। मीरा, क्या तुम्हें लगता है कि हम यहां गलती से आए हैं? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे पिता जब यहां आए थे तो वे भी बिल्कुल हमारे जैसे ही डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस डायरी में एक बात लिखी थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। क्या? उन्होंने लिखा था, यह हवेली शिकार नहीं करती, ये चयन करती है। मीरा सन्न रह गई। चयन? किसका? उनका, जिनमें इस चक्रव्यूह के रहस्यों को समझने की हिम्मत है। अगर हम यहां से जीवित निकलना चाहते हैं तो हमें डर को पीछे छोड़ना होगा। अगर मैं अपना खून न बहाता तो वो रास्ता कभी नहीं खुलता। वो दीवार कोई भौतिक बाधा नहीं थी मीरा, वो एक सेंसर थी। उसे हमारी जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स चाहिए थी।
मीरा ने चारों ओर देखा। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की दीवारों पर नाच रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। वे कोई प्राचीन लिपि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून रगड़कर कुछ बनाने की कोशिश की हो। आर्यन, ये निशान। मीरा ने एक निशान पर उंगली रखी। ये इंसानी नाखूनों के निशान हैं। देखो, यहां 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे हैं। आर्यन ने करीब से देखा। निशान ताजा थे, धूल जमी हुई थी, लेकिन उन निशानों के भीतर धूल नहीं थी। मतलब हाल ही में किसी ने यहां संघर्ष किया था। कोई और भी है यहां। आर्यन ने अपनी टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। शायद मेरे पिता, या फिर कोई और जो यहां फंस चुका है। जैसे ही वे और नीचे उतरे, सीढ़ियों का अंत एक विशाल लोहे के दरवाजे पर हुआ। वो दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे देखकर लगता था कि वो किसी बड़े हॉल का प्रवेश द्वार है। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, बस एक नक्काशीदार चेहरा बना था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। आर्यन ने उस नक्काशीदार चेहरे को गौर से देखा। चेहरे के मुंह में एक छेद था, जो बिल्कुल किसी चाबी के आकार का था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उस पुरानी डायरी को निकाला जो उसे उसके पिता के स्टडी रूम से मिली थी। डायरी के कवर पर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा लगा था, एक ताबीज की तरह। उसने ताबीज को निकाला और उस चेहरे के मुंह में डाल दिया। क्लिक। एक भारी गूंज हवेली में सुनाई दी। पूरी जमीन हिल गई, जैसे कोई भूकंप आया हो। वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूमने लगा। धूल के गुबार उड़ने लगे। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, आर्यन और मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जो था वो कोई तहखाना नहीं था। वो एक विशाल पुस्तकालय लाइब्रेरी था, लेकिन ऐसा पुस्तकालय जिसे इंसान ने नहीं बनाया हो सकता। अलमारियां छत तक ऊंची थीं और उन पर रखी किताबें कागज की नहीं, बल्कि चमड़े और हड्डियों की बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच था और उस पर एक पुरानी घड़ी टिकी थी। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं। यहां समय। मीरा ने अपनी घड़ी देखी और फिर उस दीवार घड़ी को। आर्यन, यहां समय नहीं चल रहा है। यहां समय रुक गया है। तभी पुस्तकालय के अंधेरे कोनों से एक धीमी आवाज आई। कोई फुसफुसा रहा था। टिक टॉक, टिक टॉक। आर्यन ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक कुर्सी थी जो उनकी तरफ पीठ करके रखी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल सफेद हो चुके थे। पिताजी? आर्यन की आवाज कांप रही थी। आर्यन धीरे धीरे उस कुर्सी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के शरीर में एक हलचल हुई। मीरा, पीछे हटो, आर्यन ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुर्सी धीरे धीरे उनकी तरफ घूमने लगी। कुर्सी बहुत धीमी गति से घूम रही थी। आर्यन की सांसें गले में अटक गई थीं। मीरा ने अपना कैमरा नीचे गिरा दिया, जिसकी गूंज पुस्तकालय की ऊंची छतों में गूंजती रही। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को कसकर पकड़ा। उसके जोड़ सफेद पड़ चुके थे। जब कुर्सी पूरी तरह घूम गई, तो आर्यन के मन में उमड़ती उम्मीद का गुब्बारा एक ही झटके में फूट गया। वहां आर्यन के पिता नहीं थे। कुर्सी पर एक दुबला पतला अजीब सी काया वाला व्यक्ति बैठा था। उसके शरीर पर कपड़े किसी जमाने में शाही रहे होंगे, लेकिन अब वे चिथड़ों में बदल चुके थे। उसके चेहरे की त्वचा हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे उसने दशकों से भोजन न किया हो। लेकिन उसकी आंखें हैरान कर देने वाली थीं। वे किसी बिल्ली की तरह अंधेरे में चमक रही थीं और उनमें एक अजीब सी नीली रोशनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस जलती हुई लालटेन की लौ थी। वो व्यक्ति न तो आर्यन की तरफ देख रहा था, न ही मीरा की तरफ। उसकी नजरें उस उल्टी चलती हुई घड़ी पर टिकी थीं। टिक टॉक, टिक टॉक। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज सन्नाटे में किसी कांपते तार की तरह गूंजी। उस व्यक्ति ने एक गहरी मरणासन्न मुस्कान दी। उसके दांत पीले पड़ चुके थे और कुछ गायब थे। मैं इस पुस्तकालय का रक्षक हूं, या शायद कैदी। यहां शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, युवा पत्रकार। आर्यन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं पत्रकार हूं? उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और एक उंगली से आर्यन के बैग की तरफ इशारा किया। यहां जो भी आता है अपनी पहचान साथ लाता है, लेकिन हवेली उसे निगल लेती है, और जो बचता है वो केवल एक कहानी बनकर रह जाता है। मीरा ने धीरे से आर्यन के कान में फुसफुसाया। आर्यन, देखो उसके पैरों की तरफ। आर्यन ने नीचे देखा और उसकी रूह कांप उठी। उस व्यक्ति के पैर फर्श पर नहीं थे। वो कुर्सी से कुछ इंच हवा में तैर रहा था। उसका शरीर अर्ध पारदर्शी सेमी ट्रांसपेरेंट था। वो कोई जीवित इंसान नहीं था। वो एक आत्मा थी, या शायद उससे भी पुरानी कोई चीज। मेरे पिता? आर्यन ने आगे बढ़ते हुए पूछा। प्रोफेसर विक्रम। वो यहां आए थे 3 साल पहले। क्या तुमने उन्हें देखा? उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन एक अजीब से कोण पर टेढ़ी की,
जैसे कोई पुराना यंत्र जाम हो गया हो। विक्रम? हाँ, वो शिकारी था। उसे सच जानने की भूख थी, और इस हवेली को सच से ज्यादा भूख पसंद है। उसने क्या किया? आर्यन का लहजा अब आक्रामक हो गया था। उसने चक्रव्यूह के केंद्र को छूने की कोशिश की। रक्षक ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। वो अभी भी यहीं है, कहीं ना कहीं। शायद वो उस अलमारी में है जिसे तुम एक किताब समझ रहे हो, या शायद वो फर्श की दरारों में बसी उस राख का हिस्सा बन चुका है। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल गया। उसे एक जबरदस्त बिजली का झटका महसूस हुआ। आह! आर्यन पीछे गिरा। इसे छूने की कोशिश मत करो, रक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ के नियम तुम्हारे दुनिया के नियमों से अलग हैं। यहाँ क्रोध, घृणा और जिज्ञासा, ये सब हवेली का भोजन है। जितना तुम भावनाओं में बहोगे, उतनी ही जल्दी तुम इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन जाओगे। तभी पुस्तकालय की अलमारियों में हलचल हुई। जो किताबें हड्डियों और चमड़े की बनी थीं, वे अपने आप हिलने लगीं। उनमें से एक एक करके पन्ने पलटने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पढ़ रहा हो। वे आ रहे हैं, रक्षक ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी आंखों की नीली रोशनी तेज हो गई। कौन आ रहे हैं? मीरा ने डरते हुए पूछा। वे जो यहां खो गए थे, जो हवेली के रक्षक नहीं बल्कि उसके भक्षक बन गए हैं। वे गंध पहचानते हैं, जीवित मांस की गंध। पुस्तकालय के कोनों से धीरे धीरे काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वे इंसानी आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनके पास कोई हाथ पैर नहीं थे, बस एक भयावह काली ऊर्जा थी जो उन्हें आकार दे रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, आर्यन ने उठते हुए कहा। निकलने का रास्ता? रक्षक ने ठहाका लगाया, जो पूरे पुस्तकालय में गूंज उठा। यहां से निकलने का रास्ता तभी मिलता है जब तुम अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करते हो। क्या? अपना अतीत। तभी उन काली आकृतियों ने हमला कर दिया। वे किसी बिजली की रफ्तार से आर्यन और मीरा की तरफ लपकीं। पुस्तकालय की हवा जैसे अचानक जम गई। उन काली आकृतियों की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वे आर्यन और मीरा के करीब पहुंच गईं। वे आकृतियां ठोस नहीं थीं, फिर भी उनमें से उठने वाली बर्फ जैसी ठंडक फेफड़ों को जमा देने वाली थी। मीरा, झुक जाओ, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने बिना सोचे अपनी टॉर्च को जमीन पर पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज और एक तेज रोशनी के धमाके ने उन आकृतियों को क्षण भर के लिए पीछे धकेल दिया। लेकिन यह अस्थायी था। अपना अतीत कुर्बान करो, रक्षक की आवाज पुस्तकालय की हर दीवार से गूंज रही थी। वो डायरी, वो ही तुम्हारा अतीत है। उसे भस्म करो, वरना तुम यहीं दफन हो जाओगे। आर्यन के हाथ में उसके पिता की डायरी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उन 3 सालों की खोज, उसके पिता की यादें और उस सच की एकमात्र कड़ी थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अगर वो इसे जला देता तो क्या वो अपने पिता को ढूंढ पाएगा? क्या ये उसे और अंधकार में नहीं ढकेल देगा? आर्यन, मत करो, मीरा चिल्लाई। अगर तुमने इसे जला दिया तो हमारे पास उनके बारे में कोई सबूत नहीं बचेगा। हमारे पास सबूत हो या न हो, मीरा, अगर हम जिंदा नहीं रहे तो सच्चाई का क्या करेंगे? आर्यन ने निर्णय ले लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने डायरी को हवा में ऊपर उछाला। उसी पल पास जल रही लालटेन की नीली लौ ने डायरी को अपनी चपेट में ले लिया। एक पल के लिए पूरा पुस्तकालय नीली और सुनहरी रोशनी से भर गया। जैसे ही डायरी राख में बदलने लगी, आर्यन को अपने दिमाग में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। उसे बचपन की यादें, पिता की हंसी, वो दिन जब उन्होंने ये डायरी उसे दी थी, सब कुछ धुंधला होने लगा। वो अपना अतीत खो रहा था। जैसे ही अंतिम पन्ना राख बनकर उड़ा, पुस्तकालय का फर्श कांपने लगा। उन काली आकृतियों का अस्तित्व ही मिट गया। वे राख के साथ मिलकर धुएं में तब्दील हो गईं। रक्षक, जो कुर्सी पर बैठा था, धीरे धीरे लुप्त होने लगा। उसकी नीली आंखें अब आर्यन को देख रही थीं। इस बार उसमें नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। अतीत का बोझ ही इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। रक्षक की आवाज अब और भी धीमी और गूंजती हुई थी। तुमने सही बलिदान दिया, लेकिन याद रखना, चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ अपना चेहरा बदलता है। अचानक पुस्तकालय की दीवारें सिकुड़ने लगीं। आर्यन और मीरा ने खुद को एक सुरंग के मुहाने पर पाया। उनके पीछे पुस्तकालय गायब हो चुका था और उनके सामने एक नया गलियारा था जो नीचे की ओर जा रहा था। हम कहाँ हैं? मीरा ने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे भी लगा था कि उसने कुछ खो दिया है। शायद कोई ऐसी याद जिसे वो अब कभी याद नहीं कर पाएगी। आर्यन ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। डायरी गायब थी। उसने खाली हाथ देखा। वो अब बिल्कुल खाली था। उसके पास अब कोई अतीत नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था।
उसके अंदर एक खालीपन था, और उस खालीपन में अब केवल एक ही उद्देश्य था, आगे बढ़ना। हमें आगे जाना होगा, मीरा, आर्यन ने बिना पीछे देखे कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और स्थिर थी। वे सुरंग में आगे बढ़े। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का देकर खोला, वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। यह कमरा किसी घड़ी की कलपुर्जों गियर्स जैसा था। कमरे की दीवारों पर हजारों घड़ियां लगी थीं, और उन सभी घड़ियों में अलग अलग समय दिख रहा था। कुछ में 1947, कुछ में 2026, तो कुछ में भविष्य की तारीखें थीं। हवेली ने उन्हें समय के किसी ऐसे आयाम में ला खड़ा किया था जहां वे अब केवल एक दर्शक नहीं थे, वे इस लाल हवेली के खूनी चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुके थे। दीवार पर खून से लिखा था, अगला खेल, वक्त का खूनी सौदा। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि वे अब किस काल में हैं, या क्या वे कभी अपनी असल दुनिया में लौट पाएंगे। एपिसोड 1 का अंत हुआ था, लेकिन असली जंग तो अभी शुरू होनी बाकी थी। एपिसोड 1, लाल हवेली का खूनी चक्रव्यूह।